नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे सीटेट की। तो हम लोग साइकोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी में पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र का। तो शिक्षण शास्त्र में हम लोग मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे थे। तो हम लोग आज पहले पढ़ते हैं किसको, जीन पियाजे को। ठीक है, किसको पढ़ते हैं, जीन पियाजे को। दोस्तों एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग कि हमारे YouTube चैनल टीचर्स वाला डैश विशाल सिंह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके। टीचर्स वाला डैश विशाल सिंह। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म कब हुआ था, 1896 में। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जीन पियाजे साहब ने कितने सिद्धांत दिए, 3 लोग सिद्धांत दिए। तो उन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं भाषा एवं विचार का। इन्होंने जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, पहले देखते हैं निवासी कहाँ के थे जीन पियाजे साहब। निवासी कहाँ के थे, निवासी थे स्विट्जरलैंड के। और इनका जन्म कब हुआ था, 1896 में। कब हुआ था, 1896 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया है। कितने सिद्धांत दिया, 3 सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं इन्होंने कौन कौन सा 3 सिद्धांत दिया। तो पहला सिद्धांत इन्होंने क्या दिया है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। किसका दिया है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत। इनका दूसरा सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने तीसरा सिद्धांत अपना दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। तो हम लोगों ने देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने 3 सिद्धांत दिए। कौन कौन सा, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये निवासी कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। जन्म इनका कहाँ है, 1896 में। और इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। ठीक, तो हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, भाषा एवं विचार के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भाषा एवं विचार के बारे में। उसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज हम लोग 2 पढ़ेंगे। कौन कौन सा, भाषा एवं विचार का सिद्धांत और नैतिकता का विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। और तीसरा कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 सिद्धांत एक वीडियो में और 1 सिद्धांत एक वीडियो में। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि हर साल, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, तो 30 सेट होता है, 25 सेट, जितने सेट पेपर बनते हैं सभी पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे बनता जरूर है। इसलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जरूर इसको पढ़िएगा। ये मान लीजिए जितनी बार पेपर हुआ है सीटेट का, आज का इतिहास रहा है, सीटेट, यूपी टेट और केबीएस और DSSB, जो भी मतलब टीचिंग एग्जाम का होता है एग्जाम, लगभग सभी में इतिहास रहा है। कोई ऐसी परीक्षा न रही हो जिसमें जीन पियाजे का ना पूछा गया हो, जीन पियाजे का सिद्धांत ना पूछा गया। चाहे आपको भाषा विचार का सिद्धांत पूछा गया हो, चाहे नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा गया हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा गया हो। तो
ये वाला कम पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो उससे ज्यादा ये पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये चीज सबसे ज्यादा पूछी है, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, फिर ये। कभी कभी नैतिक विकास का सिद्धांत पूछ लेता है, नहीं तो अधिकतर पूछता क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो हम लोग इसीलिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अलग से बिल्कुल विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूटे ना, और सब कुछ क्वेश्चन को, सारे प्रश्न को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्या पढ़ेंगे, भाषा एवं विचार। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं भाषा एवं विचार का सिद्धांत। इन्होंने बताया है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। इन्होंने बताया भाषा के बारे में कि भाषा अहम केंद्रित होती है। ठीक है, इन्होंने दो चीजें बताई, एक भाषा अहम केंद्रित होती है, अहम केंद्रित होती है, और दूसरा क्या होता है, सामाजिकृत होती है, सामाजिकृत होती है, सामाजिकृत भाषा। जिन प्याजे ने क्या बताया कि अहम केंद्रित भाषा होती है और सामाजिकृत भाषा होती है। दो तरीके का इन्होंने बताया, भाषा विचार के सिद्धांत में दो तरीके का बताया कि अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा होती है। तो अहम केंद्रित भाषा क्या किसमें होती है, शैशवावस्था। इसका उम्र क्या मानेंगे, 0 से 5 वर्ष की उम्र का जो बच्चा होता है उसमें क्या होती है, अहम केंद्रित की भाषा होती है। बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, अहम केंद्रित भाषा बच्चों में कब पाई जाती है, शैशवावस्था के उम्र में अहम केंद्रित भाषा पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये जो भाषा अहम केंद्रित भाषा है, दो तरफा भाषा होती है, दो तरफा भाषा होती है। दो तरफा भाषा होती है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने क्या बताया, अहम केंद्रित भाषा जो होती है शैशवावस्था में होती है और एक तरफा होती है। अहम केंद्रित, अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है, स्वार्थी। अहम मतलब जिसके अंदर अहम आ जाए वो स्वार्थी हो जाता है। जैसे जब बच्चा होता है स्वार्थी होता है, उसको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। तो जीन पियाजे साहब ने जो शैशवावस्था के बच्चे थे, लगभग 20 बच्चों को उन्होंने एक कमरे में बंद किया, और फिर उन्होंने छुपकर सुनने की कोशिश की कि बच्चे क्या बातें आपस में करते हैं। लेकिन उन्होंने पाया कि वो सुनकर मतलब चौंक गए, कि शॉक रह गए कि बच्चे अपने आप से ही बात कर रहे हैं। इतने लोग ग्रुप में होने के बाद में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जो अपने मन की विचार आ रही खुद अपने मन से ही बोल रहे हैं और अपने ही सुन रहे हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है उनका। यानी बच्चा स्वार्थी है, वो अपने बात के आगे किसी और की बात को नहीं मानता है। फिर एक तरफा, यानी जब किसी और की बात को मानता नहीं है, अपनी ही बात को करता है, यानी वो एक तरफा बातें करता है। एक मिनट मार कर ले लेता हूँ, करेक्ट। तो वो क्या करता है, बच्चा एक तरफा बातें करता है, वो किसी की बातें नहीं सुनता। जैसे आप भी ऑफिस से आते हैं घर, पूछते पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, ये कैसे होता है, तमाम सवाल पूछने लगता है, और वो आपकी सवालों का जवाब सुनने से पहले ही जितने मन में उसके सवाल होते हैं वो एक साथ बोलने लगता है, एक के बाद एक। इससे क्या वो करता है कि एक तरफा है, पहले सामने वाले की बात को नहीं सुनता है, लेकिन अपने मन के विचारों को, बातों को रखता रहता है। जैसे पूछेगा ये क्या है, हमने कहा मार्कर है, इससे क्या होता है, लिखा जाता है, फिर कैसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखता है, तमाम तरीके से सवाल वो क्वेश्चन करता रहता है अपना। जो शैशवावस्था का बच्चा होता है उसके अंदर अहम केंद्रित भाषा होती है उसके अंदर। और ये
एक तरफा होती है। फिर आते हैं सामाजिक भाषा, ये बाल्यावस्था में होती है बच्चों में। कब होती है? बाल्यावस्था में और या आगे, बाल्यावस्था या आगे होती है। ठीक है। जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो वो इस भाषा में आ जाता है, बाल्यावस्था या इससे आगे का बोल सकते हैं आप। ठीक है, सामाजिक में आ जाता है। फिर ये क्या होता है? दो तरफा होता है। फिर देखते हैं सामाजिक भाषा क्या है? बाल्यावस्था में आती है और दो तरफा होती है। जैसे यहाँ पे हम और आप सभी ने देखा कि हम केंद्रीय भाषा जो है, बच्चा अपने मन की बात को ही ज्यादा बोलता, किसी और की बातों को सुनना वह पसंद बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या बाल्यावस्था में पहुंचता है तो सामाजिक भाषा, जो समाज में लोग हैं, मतलब सामने वाले की बात, अपनी बात को उनको सुनाता भी है और उनके बात को सुनने की भी कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, यानी दो लोगों के बीच की वार्ता होने लगती है। तो इसीलिए दो तरफा बोलते हैं इसीलिए। और इसे जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो यानी सामाजिक हो गई, इसलिए इस भाषा को क्या बोलते हैं? सामाजिक भाषा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। एक मिनट आगे, तो ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया। भाषा विचार का सिद्धांत पियाजे साहब ने दिया। इन्होंने क्या बताया? अहम केंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा। अहम केंद्रित भाषा क्या होती है? सहस्वावस्था में होती है और ये एक तरफा होती है। दूसरा क्या है? बाल्यावस्था, सामाजिक भाषा जो बाल्यावस्था में या इससे आगे होती है, उसमें ये भाषा क्या है? दो तरफा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग फिर चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या देखते हैं? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग आते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत देखते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने बुक एक जीन पियाजे साहब ने लिखी थी। इस बुक का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी यूपी टेट में पूछता है, बाकी सी टेट में तो कभी नहीं पूछा है। बुक का नाम क्या है? मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये बुक इन्होंने किताब को लिखा था कब दोस्तों? 1932 में। जीन पियाजे साहब ने नैतिक विकास का सिद्धांत कब दिया? 1932 में। इन्होंने बुक क्या लिखा? मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जो चाइल्ड का एक मोरल जजमेंट के बारे में इन्होंने बताया। ठीक, इन्होंने क्या बताया? मोरल जजमेंट बच्चों में 3 तरीके का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक, मतलब 3 चरण होते हैं। तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके चरण के बारे में देखते हैं। तो एक बुक हो गई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना, या नोट बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग देखते हैं जो इन्होंने बताया कितने चरण? 3 चरण। इसके लिखते हैं चरण। फर्स्ट क्या हो जाएगा? प्रथम चरण में आपका पूर्व नैतिक अवस्था। क्या होता है पूर्व नैतिक अवस्था? मतलब नैतिकता से पहले की अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था। जो ये कब से कब तक का होती है दोस्तों?
ये 0 से 5 वर्ष तक का होती है। जो पियाजे साहब ने बताया बच्चों में नैतिकता के नैतिक विकास के सिद्धांत में, इन्होंने 3 चरण दिया। पहला क्या है, पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा क्या है अपरायत्त नैतिकता, और तीसरा स्वायत्त नैतिकता। तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, पूर्व नैतिकता के बारे में। इन्होंने इसका समय क्या बताया, 0 से 5 वर्ष। तो इन्होंने बताया इसमें कि बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव होता है, और कानून रहित चरण होता है। इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है बच्चों के लिए, उनको कोई कानून नियम से समझ में नहीं आता, इसीलिए इसको बोलते हैं कानून रहित चरण भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने पहले बताया पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष। जब मान लीजिए कोई बच्चा 5 वर्ष तक की अवस्था में है, यानी पूर्व नैतिक अवस्था में है, तो आपके घर पे है, खेल रहा है, आपने उससे 1 गिलास पानी मांगा, तो उसके मन में आएगा तो पानी आपको ला के दे देगा, और नहीं मन में आएगा तो नहीं लाएगा। और कभी अपनी बातों को रखेगा तो एक सवाल के बाद 2 सवाल, 2 से तीसरा सवाल कंटिन्यू करता जाएगा, यानी उसको क्या होता है, उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है। और कभी आपने कुछ कहा करने के लिए, बेटा ये कर दो, बेटा पापा को बुला दो, कोई बाहर से आया और बोलता है बेटा पापा को बुला दो, बच्चा बाहर खेल रहा है, तो वो मन में आएगा तो बुला देगा, नहीं तो फिर उनकी बातों को सुन के निकल जाएगा हट के कि मैं क्यों जाऊँ बुलाने। तो उसके अंदर क्या है, नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि उसके अंदर समझदारी नहीं होती है। ठीक है। और ये कानून रहित चरण, उसको नियम कानून मतलब उसके कोई पता नहीं है कि ये बड़े हैं, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, समाज है, समाज के बारे में, ये हमारे चाचा हैं, बाबा हैं, इनको सम्मान करना चाहिए, पापा हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, उसके जो मन में आएगा उसके लिए सर्वोपरि वही होता है। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं विस्मांगी या स्वायत्त परायत्ता नैतिकता, विस्मांगी या परायत्ता नैतिकता। ठीक, इसको हम रख कर लेते हैं। विस्मांगी या परायत्ता नैतिकता, विस्मांगी या परायत्ता। तो हम लोग देखते क्या है, पूर्व नैतिक अवस्था को पढ़ा हमने, जो 0 से 5 वर्ष के बारे में पढ़ा। क्या नैतिकता का अभाव होता है, कानून रहित होता है, ये आपका हो गया पूर्व नैतिक अवस्था। इसको रफी कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ, इससे हट ही जाए। पहला चरण आपने नैतिक विकास के सिद्धांत में पढ़ा। दूसरा चरण पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, विस्मांगी या परायत्त नैतिकता के बारे में। ये जो होता है बच्चों का 5 से 10 वर्ष के बीच होता है, 5 से 10 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है। फिर ये इसमें क्या, अगर बच्चे को आपने सिखा दिया जी बेटा जीव को मारना पाप है, तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा जीव को मारना पाप है, जीव को मारना पाप है। और नैतिकता नहीं बदलती है, नैतिकता नहीं बदलती है। तो जैसे आप जब बच्चा बोलते हैं विस्मांगी या परायत्त नैतिकता। परायत्त मतलब क्या होता है, इसका परायत्त मीन्स क्या होता है, जो दूसरों के अधीन हो। परायत्त मीन्स जो दूसरों के अधीन हो, दूसरों के अधीन हो, दूसरे के अधीन हो। ठीक है। जब बच्चा इसमें जो दूसरे के द्वारा नियम बनाया गया हो, कानून बनाया हो गया हो, उसको स्वीकार करता है, उसको क्या बोलते हैं, परायत्त नैतिकता या विस्मांगी नैतिकता, जो बच्चों में 5 से 10 वर्ष की होती है। यानी जब बच्चे को बता दिया गया बेटा जीव को मारना पाप है और नैतिकता नहीं बदलती, नैतिकता नहीं बदलती, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट ऐसा सेट होता है कि जो समाज में नियम बने हैं कि ये हमारे बाबा हैं, दादा हैं, चाचा हैं, भैया हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, कोई आया है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, कि हमारे कोई घर पे अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं तो उनके तुरंत जाके पैर छुओ। ये एक नैतिकता सिखाई जाती है बच्चों में, जो ये विस्मांगी या परायत्ता नैतिकता में आता है, जो 5 से 10 वर्ष की उम्र में होता है, जिसे क्या बोलते हैं नैतिकता। और जब ये बच्चा सीख जाता है तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है
कि चाहे जो आएगा मेरे घर पे अतिथि, तो उसका हमें सम्मान करना है, उसको अपने घर में बैठाना है, चेयर देना है, उसका पैर छूना है, तो और उसका सम्मान करना है। और ऐसे कई नियम हो गए समाज के जो समाज द्वारा बनाए गए। इसको उसे दिमाग में सेट हो गया कि जो हमारा समाज है, जो इसके एक नियम बने आए हैं, बहुत पहले से बने चले आए हैं, ये बदलती नहीं है। लेकिन ठीक इसी के बाद जो आती है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। क्या होती है? स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, जो प्यारे साहब का तीसरा चरण है नैतिकता में, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। ठीक है, जो ये 10 वर्ष से बच्चों में ऊपर पाई जाती है। कब से? 10 वर्ष से ऊपर पाई जाती है, 10 वर्ष से ऊपर होती है। तो इसमें क्या है? नहीं, जीव को मारना पाप है, यही चीज यहाँ भी है और यहाँ पे भी, दोनों चीज मान लीजिए बताया गया है। जीव को मारना पाप है। अभी आप कहेंगे कि एक ही एग्जांपल दोनों जगह कैसे? पाप है। तो यहाँ पे बच्चे को मार दिया, मतलब बता दिया गया कि बेटा जानवर को मत मारो। मान लीजिए गाय है या कुत्ता है, कुत्ते को मत मारो, उसको दर्द होता है, चोट लगती। चींटी को मत मारो, उसको भी चोट लगती है। या वो कभी गिर पड़ा जमीन पे, तो उसको आप लोग जमीन पे ऐसे एक मारते तड़ाक से, तो वो चुप हो जाता है कि इसको चोट लग गई होगी। तो यहाँ पे उसको लगता है कि जीवन होता है, तो जीव को मारना पाप, उसके दिमाग में ये सेट हो जाता है। और ये तो दूसरा देखते हैं स्वायत्त स्वतंत्रता नैतिकता। यहाँ पे हम लोग जो है खुद स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम कर रहा है, उस जो समाज का नियम बना है उसके आधार पर भी काम करता है, और अगर जरूरत पड़ी तो उससे हटकर भी काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी को आप गवाही हैं और किसी को सजा होने वाली है फांसी की, तो अगर आप वहाँ झूठ बोल देते हैं और उसकी लाइफ बच जाती है, तो वहाँ क्या होगी? स्वतंत्र नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता यहाँ पे ये जाता है। जैसे जीव को मारना पाप है, यहाँ पे भी जीव को मारना है पाप है। अब मान लीजिए आप आर्मी में हो गए, या आप किसमें हो गए? आर्मी में। इधर देखते हैं, आर्मी में हो गए और आप बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक, तो वहां से बॉर्डर पे क्या हुआ? दूसरे देश का आदमी या आतंकवादी अपने देश में घुस रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि वहां पे आर्मी मतलब जीव को मारना पाप है? वहां तो सीधे बंदूक उठाएंगे, सीधे शॉट कर देंगे कि उसको मारो, खत्म करो। तो यहाँ क्या हुआ? नैतिकता खुद ही बदल गई। जीव को मारना पाप है यहाँ था, तो यहाँ जीव को मारना पाप नहीं है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो वो नियम बदले जा सकते हैं, विचार बदला जा सकता है, समाज को नियम को बदला जा सकता है। यानी जो नैतिकता बदलती है, एक रूप में कह सकते हैं यहाँ पे नैतिकता बदलती है, नैतिकता बदलती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? विस्मांगी प्रायत्ता नैतिकता 5 से 10 वर्ष में होती है, जीव को मारना पाप है। और जो प्रायत्ता मतलब दूसरे के अधीन हो, उससे परायत्त बोलते हैं, विस्मांगी नैतिकता बोलते हैं। स्वायत्त नैतिकता, स्वतंत्र नैतिकता जो 10 वर्ष से ऊपर होती है। जीव को मारना पाप है, नैतिकता बदलती है। जैसे कोई सेना में है और आतंकवादी है, कोई भी है अपराध करने वाला, तो उसको तुरंत शूट कर देंगे, तो वहां पे जीव को मारना पाप, ये नियम बदल जाता है। यानी या किसी को फांसी हो रही, किसी को सजा हो रही, और आपकी वजह से अगर झूठ बोलने से बच जाता है, तो वहाँ एक नैतिकता भी अच्छी नैतिकता में आता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या? वाइगोत्स्की और पियाजे के विचार। ठीक है, जो इन दोनों के अंतर, ठीक, कथन वाइगोत्स्की साहब के और यहाँ पे पियाजे के। तो इन दोनों ने क्या कहा ये देखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा? पहले भाषा विचार से पहले आती है। इन्होंने क्या कहा? भाषा विचार से पहले आती है। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और अधिकतर लोग कंफ्यूज होकर
गलत कर देते हैं। भाषा विचार से पहले आती है, किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा पहले आती है। ये किसने कहा? वाइगोस्की साहब ने कहा। वाइगोस्की ने कहा भाषा जो है विचार से पहले आती है, लेकिन यहाँ पे पियाजे साहब उल्टा कह रहे हैं, इसके जो विचार है भाषा से पहले आती है। विचार जो है भाषा से पहले आता है, विचार भाषा से पहले आता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो है बच्चा व्यक्तिगत वाक करता है, मतलब व्यक्तिगत वाक, मतलब व्यक्तिगत वार्ता करता है। बच्चा को जो है खुद से बातें करता है, अपने प्लान को बनाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने फ्यूचर के प्लान को, या कुछ भी जो सोचता है मन में, अपने मन में ही बोलता रहता है और समझता रहता है, वो करता रहता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित वाक होता है। जिन पियाजे साहब इसको बोलते क्या है? बच्चा की अहम केंद्रित भाषा है। बच्चों की भाषा जो है अहम केंद्रित है, मतलब वो अपने के अलावा किसी और की बात को सुनना ही नहीं पसंद करता। इसको क्या बोल सकते हैं? अहम केंद्रित को ईगो सेंट्रिक बोलते हैं। ईगो मतलब उसकी भाषा में जो है ईगो आता है, ठीक है, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। ये चीज हो गया। फिर जो है, जो यहाँ पे बच्चा समाज से भी सीखता है। जो बच्चों की भाषा है, इन्होंने बताया कि बच्चा समाज से, बच्चों की भाषा सामाजिकृत होती है, यानी बच्चा जो है समाज से सीखता है। तो ये यहाँ क्या बता रहे हैं कि बच्चा अनुकूलन, मतलब अनुकूलन करके सीखता है, जो देखता है वही सीखता है। तो दोनों के कहने का मतलब एक ही है, बस दोनों ने अपने अपने भाषा में अलग तरीके से समझाया है। तो इन्होंने क्या बताया? भाषा विचार से पहले आती है। इन्होंने क्या कहा? विचार भाषा से पहले आता है। व्यक्तिगत वाक मतलब जो अपने आप में ही बात करता है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग को या प्लानिंग काम करने की प्लानिंग को बनाता है। यहाँ पे अहम केंद्रित वाक मतलब जो बच्चा है अपने मन में बातें करता है, वो किसी की नहीं सुनता है, और जो अपनी सवाल होता है सबसे पूछता, नहीं आंसर सुनने का, उसका जवाब सुनने में उसका कोई वो नहीं रहता, जितने मन में सवाल है वो सब बोल जाता है। फिर ये बोलता है कि वाइगोस्की साहब कि बच्चा समाज से सीखता है। ये जो बच्चा समाज की भाषा होती है, जो बच्चे समाज में देखते हैं वही सीखते हैं। और यहाँ पियाजे साहब क्या बोलते हैं? अनुकूलन, नहीं जो बच्चा देखता है वही सीखता है, अनुकूल अडॉप्ट करता है समाज से, बाहर से। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम जानवर हो, तुम जानवर हो, क्या हो? तुम जानवर हो। इसका दोस्तों दो अर्थ निकलता है। क्या अर्थ? दो अर्थ निकलता है। कैसे? एक अर्थ हो सकता है सच में जानवर हो, दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई निर्दयता से किसी को मार पीट रहा है, तो कोई लोग आते हैं बीच में छुड़ाते हैं और कहते हैं तुम सच में जानवर हो यार, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे निर्दयता भी हो जाएगा आपका, कि निर्दयी होना, ठीक है, भी एक इसका हो गया। तो लाइन एक है, वाक्य एक है, तुम जानवर बोले, अर्थ दो निकलेंगे, क्योंकि एक जानवर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और निर्दयी होना भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम पागल हो, तुम पागल हो, इसका भी दो अर्थ निकल सकता है आपका, क्योंकि एक अर्थ होगा कि सच में पागल होना, सच में पागल होना, और दूसरा किसी को मजाक में पागल बोलना, कि हंसी मजाक में यार तुम पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मजाक में भी पागल बोला जा सकता है, मजाक में किसी को पागल बोलना।